Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Management and today our topic is Group and Stages of Group Development। ये बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 11 है, मैनेजिंग टीम, उसका टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ ग्रुप। ग्रुप होता क्या है, हम उसके बारे में देख लेते हैं। अ ग्रुप इज डिफाइंड एज टू और मोर पीपल इंटरेक्टिंग एंड इंटरडिपेंडेंट इंडिविजुअल हु कम टुगेदर टू अचीव स्पेसिफिक गोल। ग्रुप को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, हम उसकी डेफिनेशन बता सकते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में बातचीत करते हैं, इंटरेक्ट होते हैं, राब्ता करते हैं, एंड इंटरडिपेंडेंट इंडिविजुअल हु कम टुगेदर, और वो ऐसे अफराद जो एक दूसरे पे इन्हसार करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, वो इकट्ठे आते हैं कोई स्पेसिफिक गोल, कोई ख़ास मकसद हासिल करने के लिए, उन लोगों को हम ग्रुप का नाम देते हैं। वो लोग जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, बार बार बातचीत करते हैं, या वो लोग या वो इंडिविजुअल या वो अफराद जो एक दूसरे पे इन्हसार करते हैं, जो इकट्ठे आते हैं ताकि वो कोई ख़ास मकसद हासिल कर सकें, टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल इज़ नोन एज ग्रुप, उसको हम ग्रुप कहते हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ ग्रुप बट टू बेसिक ग्रुप्स आर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप। बहुत सारी इकसाम है ग्रुप की, लेकिन जो दो बुनियादी हैं वो है एक फॉर्मल रस्मी ग्रुप और एक है इनफॉर्मल गैर रस्मी ग्रुप। ठीक है, इनफॉर्मल यानी कि जिसमें आप कुछ रिस्पेक्ट आ जाती है, एक दूसरे का लिहाज आ जाता है, कुछ रूल्स आ जाते हैं जिसके अंदर, और इनफॉर्मल में कोई रूल्स वगैरह, पॉलिसीज़ वगैरह नहीं होती। अब फॉर्मल ग्रुप देखते हैं क्या होता है। फॉर्मल ग्रुप आर ग्रुप that are defined by organization structure and tasks. Informal group are social group such as friends group। ठीक है, फॉर्मल ग्रुप जो होता है ये बेसिकली वर्किंग ग्रुप होता है, जिसकी आप डेफिनेशन बता सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर से, ढांचे से, या उसके टास्क से। मीन्स कि जो ऑर्गेनाइजेशन का एक ढांचा बना हुआ होगा, उसकी हिरार्की होगी, ठीक है, वो एक ग्रुप होगा। ठीक है, जैसे कि डिपार्टमेंट हैं, आईटी डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये एक ग्रुप है जो काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो जो फॉर्मल ग्रुप होता है वो बेसिकली वर्किंग ग्रुप होता है, या तो उनका एक अलग से स्ट्रक्चर बनाया हुआ होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या उनको एक टास्क दिया जाता है जिसको वो मिलके कर रहे होते हैं, और जो लोग वो मिलके कर रहे होते हैं वो लोग ग्रुप कहलाते हैं। इनफॉर्मल ग्रुप, गैर रस्मी ग्रुप, ये बेसिकली सोशल ग्रुप होता है, सामाजिक ग्रुप होता है। जैसे कि फ्रेंड्स वगैरह का ग्रुप हो गया, आप दोस्तों का 4-5 दोस्तों का ग्रुप होगा, या आपका व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप है, या फेसबुक पे कोई ग्रुप है पड़ा, तो वो आपका इनफॉर्मल ग्रुप कहलाता है। तो ये हमारे पास ग्रुप की डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। ग्रुप की डेवलपमेंट के ग्रुप बनता कैसे है, ग्रुप तरक्की कैसे करता है, उसके मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। हम 1 बाय 1 स्टेजेस देखेंगे और ग्रुप डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे। द 5 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ग्रुप गो थ्रू, 5 जो मुख्तलिफ स्टेजेस हैं जिनसे ग्रुप जो गुजरता है वो है फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजर्निंग। 5 स्टेजेस हैं। नंबर 1 इज़ फॉर्मिंग, नंबर 2 इज़ स्टॉर्मिंग, नंबर 3 नॉर्मिंग, नंबर 4 परफॉर्मिंग एंड नंबर 5 एडजर्निंग। ये डायग्राम के थ्रू भी ये दिखाया गया है, और दिखाया गया है कि ग्रुप जब स्टार्ट हो रहा है तो इंडिपेंडेंस है, ठीक है, सब अपने अपने ग्रुप के अंदर हैं, लोग किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे। तो जब उसके बाद दरमियान में पहुंच जाते हैं तो डिपेंडेंस आ जाती है, और रिटर्न टू इंडिपेंडेंस, और वापसी अपनी इंडिपेंडेंस की तरफ वो जा रहे हैं ग्रुप के आखिरी स्टेज पे। तो हम 1 बाय 1 तमाम स्टेजेस को देखते हैं। द नंबर 1 इज़ फॉर्मिंग स्टेज, द फर्स्ट स्टेज इन ग्रुप डेवलपमेंट। पहली स्टेज है, पहला लेवल है ग्रुप डेवलपमेंट का, ग्रुप के बनने का। करेक्टराइज बाय अ ग्रेट डील ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट ग्रुप पर्पस, स्ट्रक्चर एंड लीडरशिप। ये पहला स्टेज है हमारे पास ग्रुप के बनने का, और इसको करेक्टराइज़ किया गया, इसकी खसूसियात बताई गई हैं कि इसमें इस स्टेज पे जो ग्रुप मेंबर्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है, बेयकीनी होती है अबाउट द ग्रुप पर्पस, कि ग्रुप का मकसद क्या, क्यों बनाया गया है, ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या होगा, ढांचा कैसे बनाएंगे, और लीडरशिप कौन होगा, क्या स्ट्रक्चर मीन कि कौन सा मेंबर क्या काम करेगा, लीडरशिप, लीडर कौन बनेगा ग्रुप का मकसद क्या है, इसके बारे में बहुत गैर यकीनी होती है। ठीक है, दिस स्टेज इज़ कम्प्लीट व्हेन मेंबर हैव बिगन टू थिंक ऑफ देमसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ ग्रुप। ये स्टेज तब कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट स्टेज पे तब जाएंगे हम जब मेंबर ये सोच लेंगे कि अब हम इस ग्रुप का हिस्सा हैं और अब हमें इसमें रहना है, जब वो इस पे यकीन करना शुरू कर देंगे। ठीक है, इस स्टेज के बाद दूसरी स्टेज आती है जो है स्टॉर्मिंग स्टेज, तूफान से इसका नाम लिया गया है। ठीक है, स्टॉर्मिंग स्टेज। द सेकेंड स्टेज इन ग्रुप डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। मेंबर रेजिस्ट एंड अपोज ईच अदर, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट हु विल कंट्रोल द ग्रुप। ये दूसरा स्टेज है ग्रुप डेवलपमेंट का, ग्रुप को बनाने का, जिसकी खसूसियात बताई गई हैं बाय इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट,
कि ग्रुप के आपस के लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, ठीक है। मेंबर रेजिस्ट, एक दूसरे को रेजिस्ट करेंगे, एंड अपोज ईच अदर, और एक दूसरे के मुखालिफ जाएंगे। देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट हु विल कंट्रोल द ग्रुप, इसमें लड़ाई झगड़ा भी होगा कि ग्रुप को कंट्रोल कौन करेगा। मीन्स के इस स्टेज पे जब आपस में बातचीत होना स्टार्ट होती है, एक दूसरे को ओपिनियन दी जाती है और हम एक दूसरे की ओपिनियन के ख़िलाफ़ जाते हैं, हमारी अपनी राय होती है, दूसरे मेंबर्स की अपनी राय होती है, एक दूसरे को रेजिस्ट करते हैं, कौन ग्रुप का लीडर बनेगा, इस पर भी झगड़ा होता है। तो इस तरह की बातें इस पर होती हैं। तो ये है हमारे पास सेकंड स्टेज, स्टॉर्मिंग स्टेज। थर्ड स्टेज देखते हैं, हमारे पास है नॉर्मिंग स्टेज, चीज़ों का लेवल पे आ जाना, ठीक हो जाना। इन द थर्ड स्टेज, तीसरी स्टेज पे, क्लोज रिलेशनशिप डेवलप बिटवीन ग्रुप मेंबर्स एज दे रिजॉल्व देयर कॉन्फ्लिक्ट। देयर इज अ नाउ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ग्रुप आइडेंटिटी एंड कॉमरेडरी। तीसरा स्टेज है जिसमें अब लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो रिजॉल्व किए जाते हैं। आपको पता है कि एक वक्त आता है जब सबको सुलह सफाई करनी ही पड़ जाती है, क्योंकि ग्रुप में रहना है, जॉब है पड़ी, ऑफिस वर्क होता है, काम करना पड़ता है, या कोई तीसरा सुलह सफाई करवा ही देता है। क्लोज रिलेशनशिप बनना शुरू हो जाते हैं। जब लड़ाई झगड़ा ख़त्म होता है तो फिर आपस में रिलेशनशिप बनना शुरू हो जाते हैं। दिस अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ग्रुप आइडेंटिटी एंड कॉमरेडी, और ग्रुप आइडेंटिटी हो जाती है और लोग एक दूसरे को अपना साथी कॉमरेड समझना शुरू कर देते हैं। ग्रुप की आइडेंटिटी बन जाती है कि आपस में ग्रुप बंदी करके रहना है और एक दूसरे का साथी बना के रहना है। तो ये तीसरी स्टेज यहाँ पे कंप्लीट। अब तीसरी स्टेज जब कंप्लीट होते हैं कि ताल्लुकात ठीक हो गए, लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो गया, कौन लीडर बनेगा, अब काम करने की स्टेज आ जाती है, जो कि है फोर्थ स्टेज, परफॉर्मिंग स्टेज। द स्टेज एट विच ग्रुप स्ट्रक्चर इज़ फुली फंक्शनल एंड एक्सेप्टेड। ये वो स्टेज है जहाँ पे ग्रुप फंक्शन जो है, ग्रुप स्ट्रक्चर जो है, ग्रुप का जो ढांचा है वो फुली फंक्शनल है, काम करने को तैयार है और एक्सेप्ट कर चुका है अपने आप को। ग्रुप एनर्जी हैज़ मूव फ्रॉम गेटिंग टू नो एंड अंडरस्टैंड ईच टू परफॉर्मिंग टास्क एंड हैंड। अब ग्रुप जो है उसमें एनर्जी आ गई है और वो मूव हो चुकी है दूसरे को जानने के बजाय अब काम करने की तरफ के परफॉर्मिंग टास्क, हमें अपना काम करना है जो कि हमारे एट द हैंड, जो कि हमारे ज़िम्मे लगाया गया है। तो इसमें इस स्टेज पे अब जान पहचान ख़त्म और काम करना स्टार्ट करना है हमने। फॉर परमानेंट वर्क ग्रुप परफॉर्मिंग इज़ अ लास्ट स्टेज, बट फॉर टेम्परेरी ग्रुप देयर इज वन अदर स्टेज। जो परमानेंट ग्रुप होते हैं, मीन्स के ग्रुप बना दिया गया जो डेली यही काम करेगा, उनके लिए तो ये लास्ट स्टेज है। लेकिन अगर ये ग्रुप टेम्परेरी है, मीन्स के किसी खास स्पेसिफिक काम के लिए ये ग्रुप बनाया गया था, डिफरेंट डिपार्टमेंट से लोग बुलाए गए थे और ये काम कंप्लीट हो गया, अब वो अपने डिपार्टमेंट में वापस चले जाएंगे। तो अगर ये टेम्परेरी ग्रुप है तो देयर इज़ वन अदर स्टेज, एक और स्टेज भी बाकी है ग्रुप डेवलपमेंट की, जो हम आगे जाके देखते हैं। तो हमारे पास लास्ट स्टेज है एडजर्निंग ग्रुप, जर्निंग स्टेज, बिछड़ने का स्टेज आ जाना। द फाइनल स्टेज इन ग्रुप डेवलपमेंट फॉर टेम्परेरी ग्रुप, ये आखिरी स्टेज है ग्रुप डेवलपमेंट की, ग्रुप बनने की या ग्रुप की तरक्की होने की टेम्परेरी ग्रुप के अंदर, जो कि मुख्तसर ग्रुप होते हैं, टाइम के लिए बनाए जाते हैं उन ग्रुप के लिए। एडजर्निंग स्टेज इज़ अ प्रिपरेशन फॉर डिसबैंडिंग, ये वो स्टेज है जिसमें हम रैप अप कर रहे होते हैं, अपनी चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं चीज़ को ख़त्म करने की। रैपिंग अप एक्टिविटीज़ इज़ द फोकस रेदर देन हाई टास्क परफॉर्मेंस, चीज़ों को वाइंड अप कर रहे होते हैं, ऐसी सरगर्मियाँ चल रही होती है कि काम मुकम्मल हो चुके हैं, वाइंड अप कर रहे हैं, अब टास्क परफॉर्मेंस की किसी को फोकस नहीं होता, ठीक है। सम ग्रुप मेंबर आर अपसेट एंड डिप्रेस्ड ओवर द लॉस ऑफ कॉमरेडरी एंड फ्रेंडशिप गेन ड्यूरिंग द ग्रुप लाइफ एंड सम आर हैप्पी फॉर देयर अकॉम्प्लिशमेंट। कुछ ग्रुप मेंबर जो हैं वो अपसेट भी होते हैं, डिप्रेस अफसरदा भी होते हैं ओवर द लॉस ऑफ कैमरेडरी एंड फ्रेंडशिप, अपने साथी और दोस्तों से बिछड़ने के लिए जो कि उन्होंने इस ग्रुप की ज़िंदगी के दौरान बनाए थे। और कुछ ग्रुप मेंबर हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं कि जिस काम के लिए वो आए थे उन्होंने अकम्प्लिश पूरा कर लिया है, ठीक है, अपनी कामयाबी हासिल कर ली है, अब वो वापस अपनी दूसरी ड्यूटीज़ में जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा बेसिकली जो आज का टॉपिक है व्हाट इज़ ग्रुप और स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट वो कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। स्लाइड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। यहीं पे अपना लेक्चर ख़त्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़। Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Management and today our topic is Group Structure and Properties। ये मैनेजिंग टीम वर्क का टॉपिक है, चैप्टर है मैनेजिंग टीम वर्क और उसका टॉपिक है ग्रुप स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी। हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ग्रुप क्या होता है और ग्रुप के डेवलपमेंट के स्टेजेस क्या होते हैं। अब हम देखते हैं ग्रुप स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़। तो ये चैप्टर है मैनेजिंग टीम्स, उसके बारे में है। ग्रुप स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ डिफाइन ग्रुप रोल्स, नॉर्म्स, conformity, status, size, group cohesiveness and leadership।
ग्रुप का जो स्ट्रक्चर होता है और उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो डिफाइन करती हैं कि ग्रुप का रोल्स क्या है, नॉर्म्स क्या हैं, रूल्स वगैरह उनकी आदतें क्या हैं, कन्फर्मिटी प्रोसेस क्या है, किस तरह से वो अपने आप में चेंज लेके आते हैं, स्टेटस क्या है उनका, साइज़ क्या है ग्रुप का, ठीक है, और लीडरशिप क्या है उसकी, ठीक है। ग्रुप स्ट्रक्चर कहते हैं ग्रुप के ढांचे को, और प्रॉपर्टी कहते हैं उनकी खसूसियात को। मीन्स के ग्रुप का स्ट्रक्चर, उसकी फॉर्म, शेप या ढांचा क्या है, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी खसूसियात क्या हैं कि उन्होंने करना क्या होगा, ठीक है। तो इसी तरह ये अब ये डिफाइन कैसे होते हैं कि ग्रुप के रोल्स क्या हैं, नॉर्म्स क्या हैं, कन्फर्मिटी, स्टेटस, ग्रुप साइज, कोहेसिवनेस एंड लीडरशिप, इसके बारे में हम आगे जाके स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रोल्स, ठीक है, किरदार। रोल्स आर फंक्शन or part played by person in particular situation, such as manager need to play several role, i.e. interpersonal role, informational role और decisional role, ठीक है। कि रोल्स बेसिकली फंक्शन होते हैं, काम होते हैं, या पार्ट ऑफ प्लेड होता है, या कोई ऐसा प्ले होता है जो किसी पर्सन को ख़ास सिचुएशन के अंदर अदा करना होता है या परफॉर्म करना होता है। सच है जैसे कि मैनेजर नीड टू परफॉर्म सेवरल रोल, जैसे कि कोई एक मैनेजर है जो सेवरल रोल जो है वो अदा कर रहा होता है। i.e. इंटरपर्सनल रोल, जैसे कि इंटरपर्सनल रोल दूसरों से बातचीत करना, इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, ठीक है। इन्फॉर्मेशनल रोल, जो भी इन्फॉर्मेशन बाहर से आ रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फराहम करना, और जो इन्फॉर्मेशन बाहर चाहिए वो ऑर्गेनाइजेशन से लेके बाहर फराहम करना, यानी कि कस्टमर तक या दूसरे जो स्टेक या स्टेट होल्डर, फाइनेंस होल्डर है उनके तक पहुंचाना। एंड डिसीजनल रोल, और फैसले के रोल जैसे कि अदा करता है। इसी तरह हर ग्रुप में हर शख्स का अपना एक रोल होता है जो उसको अदा करना होता है, जैसे कि मैनेजर कर रहा होता है। इन ग्रुप रोल ऑफ ईच मेंबर इज़ डिफाइंड, ग्रुप के अंदर हर मेंबर का जो रोल होता है वो डिफाइन होता है। सो ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स कैन बी अचीव, ताकि जो ग्रुप के ऑब्जेक्टिव्स हैं, मकासद हैं, और जो गोल्स हैं वो अचीव किए जा सकें। तो बेसिकली रोल्स हमें बताते हैं कि ग्रुप में हर मेंबर का काम क्या है, किरदार क्या है, उसने कौन से रोल जो है वो परफॉर्म करने हैं ताकि जो ग्रुप के ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, वो अचीव किए जा सके। नेक्स्ट हमारे पास है नॉर्म्स, ठीक है। नॉर्म्स आम रूटीन में नॉर्म्स को कहते हैं अमूमी आदतें, उठना, बैठना, सोना, जागना, किस तरह हर घर में अपना अपना तरीक़ाकार होता है, ठीक है। नॉर्म्स बेसिकली बेसिक रूल्स होते हैं, आम आदतों वाले रूल्स होते हैं जो अपनाए जाते हैं। नॉर्म्स आर स्टैंडर्ड और एक्सपेक्टेशन दैट आर एक्सेप्टेड एंड शेयर्ड बाय द ग्रुप मेंबर। इन सिंपल वर्ड नॉर्म्स आर वे ऑफ डूइंग थिंग। नॉर्म जो बेसिकली हैं वो स्टैंडर्ड है, मेयार है, और एक्सपेक्टेशन है, उम्मीदें हैं, डेट आर एक्सेप्टेड एंड शेयर बाय ग्रुप मेंबर, जो कि हम एक्सेप्ट करते हैं और शेयर किए जाते हैं ग्रुप मेंबर्स के साथ। ये वो स्टैंडर्ड मेयार हैं, या वो आप कह सकते हैं कि रूल्स और पॉलिसीज़ हैं जिनको बनाया गया है और ग्रुप मेंबर्स के साथ शेयर कर दिया गया है। इन सिंपल वर्ड, आसान अल्फाज में, नॉर्म्स आर वे ऑफ डूइंग थिंग। नॉर्म बेसिकली तरीक़ाकार हैं चीज़ों को करने का, कि ये चीज़ आपने इस तरह से करनी है, ये चीज़ आपने इस तरह से करनी है। Norms can be divided into two distinct groups such as folkway and mores. Norms को हम दो और इकसाम में या ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिनको एक कहते हैं folkways और एक कहते हैं mores। अब ये folkway और mores क्या होते हैं हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। Mores distinguish the difference between right and wrong। जो mores है वो हमें ये फ़र्क बताता है क्या चीज़ ठीक है और क्या चीज़ गलत है। While folkways draw a line between right and rule, लेकिन जो फोक वे है वो हमें ये बताता है क्या चीज़ ठीक है और क्या चीज़ रूड है, ठीक है। फोक वे आर नॉर्म्स दैट आर स्ट्रिक्टली इन्फोर्स। फोक वे वो नॉर्म्स हैं, वो स्टैंडर्ड्स हैं, वो रूल्स हैं जो ज़्यादा स्ट्रिक्टली आप पे इन्फोर्स नहीं की जाती, सख्ती नहीं की जाती कि इनको ज़रूर फॉलो करें, बस कह दिया जाता है कि ये ना कीजिएगा। मोर्स आर नॉर्म्स दैट व्हेन ब्रोकन गो अगेंस्ट अ सोसाइटी बेसिक कोर वैल्यू। मोर्स वो स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो नॉर्म्स होते हैं जो तोड़ दिए जाएँ तो जो सोसाइटी के बेसिक जो कोर वैल्यूज़ हैं, उनकी जो अहमियत है, बिलीफ है, उनको उनके ख़िलाफ़ वो जा रहे होते हैं, ठीक है। तो उनके ख़िलाफ़ हमने नहीं जाना। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर आप मॉस्क जाते हैं या चर्च जाते हैं या टेंपल जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो आपके कुछ रूल्स होते हैं जो उनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। अगर आप उनको ब्रेक करेंगे तो वो सोसाइटी के ख़िलाफ़ है। जैसे कि मस्जिद में जूते पहन के नहीं जा सकते, सेक्टर हर जगह के अपने रूल्स होते हैं, तो इनको अंगेज जाना, सोसाइटी के ख़िलाफ़ जाना। इसी तरह हर ग्रुप के अपने स्टैंडर्ड्स हैं, अपने नॉर्म्स हैं। कुछ नॉर्म्स सख्त हैं जिनको मोर्स कहा जाएगा, कुछ सही हैं लेकिन रूड हो जाते हैं, उनको फोकवेज कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कन्फर्मिटी। कन्फर्मिटी इज़ द प्रोसेस वेयर बाय पीपल चेंज देयर बिलीफ, एटीट्यूड, एक्शन और परसेप्शन to more closely match those held by groups to which they belong।
कन्फर्मिटी बेसिकली एक प्रोसेस का नाम है, एक अमल का नाम है, जहाँ पे इंसान जो है तब्दीली लेके आता है अपने बिलीफ्स के अंदर, यानी कि जिन पे उनको यकीन है, अकीदा है, एटीट्यूड, रवैयों के अंदर, एक्शन के अंदर, अपनी परसेप्शन के अंदर, मोर क्लोजली जो ग्रुप की हैं उनके साथ बिलोंग करने के लिए अपनी आदतों में, अपने एक्शंस में चेंज लेके आता है, ताकि जो ग्रुप की आदतें हैं उनके साथ वो खुद को मैच कर पाए। बिहेवियर दैट फॉलो द यूजुअल स्टैंडर्ड दैट आर एक्सपेक्टेड बाय द ग्रुप, ये वो बिहेवियर होता है जो कि फॉलो करता है यूजुअली स्टैंडर्ड को जो ग्रुप उम्मीद लगा रही होती है अपने मेंबर से। इंडिविजुअल वांट टू बी एक्सेप्टेड बाय द ग्रुप, देन ही एंड शी विल बी प्रेशर टू कन्फर्म ऑन सम स्टैंडर्ड, कि अब इंडिविजुअल जो है वो चाहता है कि उसको ग्रुप में एक्सेप्ट किया जाए, तो उस पर प्रेशर डाला जाता है कि आपको कुछ स्टैंडर्ड जो हैं उनके साथ एग्री करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे ग्रुप में नहीं आ सकते। यूनिवर्सिटी में आप सबके ग्रुप्स होते हैं, स्टूडेंट्स के अपने ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। उन ग्रुप्स के कोई स्टडी वाले ग्रुप है तो वो कहते हैं कि तमाम मेंबर हमारे ग्रुप में वही हो जो स्टडी करते होंगे। कुछ होते हैं बंकर्स होते हैं, पढ़ाई की तरफ नहीं होते, तो वो कहते हैं हमारे ग्रुप में वही मेंबर्स हों जो कि इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हों। तो कुछ आपको चेंजिंग लेके आनी पड़ेगी ग्रुप मेंबर में एडजस्ट होने के। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे होता है कि आपको अपने एटीट्यूड में, बिहेवियर में चेंज लेके आना पड़ेगा ताकि लोग आपको अपने ग्रुप में एक्सेप्ट करें। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेटस, ठीक है। Status is a prestige grading position or rank within a group. Each member of the group has his or her own position according to their skills and characteristics. इसके ये हमारे पास है अब स्टेटस कहते हैं प्रेस्टीज ग्रेडिंग, पोजीशन और रैंक के आपका रुतबा क्या है, आपकी इज्जत कितनी होनी चाहिए, ठीक है, ग्रुप के अंदर, तो ये आपका स्टेटस बन जाता है। जितनी ज़्यादा इज्जत उतना ऊंचा स्टेटस, जितनी इज्जत कम उतना स्टेटस कम। ईच मेंबर of the group has his her own position according to their skills and characteristics. हर जो मेंबर है ग्रुप के अंदर उसकी अपनी पोजीशन होती है, अपनी स्किल्स, काबिलियत की बदौलत एंड करेक्टरिस्टिक्स, और अपनी खसूसियात की बदौलत। जो ज़्यादा काबिल होगा, जिसमें ज़्यादा खसूसियात होंगी, उसका जो स्टेटस या पोजीशन है वो उतनी ज़्यादा ऊंची होगी। जिस तरह आप देख सकते हैं कि एक्सपीरियंस की बेस पे, ठीक है, और स्किल्स की बेस पे किसी को सैलरी ज़्यादा मिल रही होती है, कुछ की स्किल्स अच्छी नहीं होती और उनको सैलरी कम मिल रही होती है। इसी तरह ग्रुप के अंदर भी जिसके स्किल ज़्यादा होंगी, जिनकी करैक्टरिस्टिक्स अच्छे होंगे, उसी को ग्रुप का लीडर बना दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह स्टेटस भी हर मेंबर का अपना अलग होता है हर ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रुप साइज, ठीक है। द एविडेंस इंडिकेट स्मॉलर ग्रुप आर फास्टर एट कंप्लीटिंग टास्क देन लार्जर वन। काफ़ी सारे एविडेंस है, मीन के डिफरेंट लोगों ने रिसर्च की होगी, उनका कहना ये है कि जो स्मॉलर ग्रुप होते हैं वो जल्दी काम को कंप्लीट कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू लार्जर वन के बड़े ग्रुप की निस्बत। दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल लोफिंग दैट इंडिविजुअल शो लेस एफर्ट इन अ ग्रुप एज़ कम्पेयर टू वर्क अलोन। अब एक कॉन्सेप्ट है सोशल लोफिंग का कि इंडिविजुअल जो है वो लेस एफर्ट शो करता है ग्रुप के अंदर। जितना बड़ा ग्रुप होगा ना उतनी सोशल लोफिंग होनी शुरू हो जाएगी। मीन्स के मेंबर कहेगा बाकी सब कर रहे हैं, ठीक है, मैं क्यों करूं, मेरा नाम भी बीच में ऐसे ही आ जाएगा, काम करने की ज़रूरत नहीं। जैसे आप देखते हैं प्रेजेंटेशन में एक मेंबर आता है, बस इंट्रो देता है, साइड पे हो जाता है और कहेगा कि मेरे मार्क्स भी 7 लग जाएंगे। जबकि अगर वो अकेला होगा तो वो बेहतर काम कर रहा होगा एज कम्पेयर टू ग्रुप के अंदर। ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं तो वो लेजी हो जाता है, यार ये कर रहे हैं तो मुझे करने की क्या ज़रूरत है। तो ग्रुप छोटा रखें ताकि वो जल्दी काम कर सके। जितना बड़ा ग्रुप होगा तो लोग फिर उतना सोशल लोफिंग की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएंगे कि काम से हट जाएंगे और लेस एफर्ट शो करेंगे। लास्ट हमारे पास है कोहेसिवनेस। कोहेसिवनेस इज अ डिग्री टू विच ग्रुप मेंबर आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर एंड आर मोटिवेटेड टू स्टे इन अ ग्रुप। मोर डिटेल स्टडी विल बी डन इन ओबी। कोहेसिवनेस बेसिकली एक हद है कि जो ग्रुप मेंबर हैं वो आपस में कितना जुड़े हुए हैं, इत्तेफाक है उनमें, अट्रैक्टेड है एक दूसरे के साथ, और मोटिवेटेड है कि वो ग्रुप में आगे तक रहें, ठीक है। तो इस कोहेसिवनेस बेसिकली मीनिंग हो जाता है कि आप में कितनी अट्रैक्शन है, कितना इत्तेफाक है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा डिग्री इत्तेफाक वाली होगी, कोहेसिवनेस वाली होगी, मेंबर उतना बेहतर परफॉर्म करेंगे। ज़्यादा डिटेल जो है कोहेसिवनेस की वो डिफरेंट सब्जेक्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, उसमें जाके इसके बारे में डिस्कशन की जाएगी। तो यहीं पे आज का हमारा जो लेक्चर है वो एंड हो जाता है। आज हमने देखा कि ग्रुप का स्ट्रक्चर और खसूसियात क्या होती हैं। तो बेसिकली जो ग्रुप के रोल्स, नॉर्म्स, स्टैंडर्ड रूल्स, कन्फर्मिटी कितना अपने अंदर चेंज लेके आते हैं, ग्रुप का हर मेंबर का स्टेटस, ग्रुप का साइज़, कोहेसिवनेस, लीडरशिप, ये तमाम बातें जो हैं वो ग्रुप का स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ बताती हैं।
लीडरशिप का जो टॉपिक है इसके अलग से चैप्टर आएंगे, हम उसमें डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पे बस हमने रोल्स देखे, नॉर्म्स देखे, कॉन्फॉर्मिटी, स्टेटस, ग्रुप साइज और कोहेसिवनेस के बारे में स्टडी किया। यहीं पे हम अपना टॉपिक जो है आज का ख़त्म करेंगे। कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछिएगा, हम कोशिश करेंगे आपको जवाब देंगे। स्लाइड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप स्लाइड डाउनलोड कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Management and today our topic is Work Team and Types of Work Team। ये बेसिकली टॉपिक है चैप्टर मैनेजिंग टीम का, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, और हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कि वर्क टीम क्या होती है और उसकी टाइप्स कौन सी हैं, इकसाम कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ वर्क टीम। वर्क टीम होती क्या है? ग्रुप हुज मेंबर वर्क इंटरडिपेंडेंटली ऑन अ स्पेसिफिक कॉमन गोल using their positive synergy and skill to produce end result for their business or organization। ग्रुप जिसके मेंबर जो हैं इंटरडिपेंडली एक दूसरे पे डिपेंड करते हुए, इन्हिसार करते हुए किसी ख़ास गोल के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। यूजिंग देयर पॉजिटिव सिनर्जी, अपनी पॉजिटिव कोऑपरेशन, ठीक है, एक दूसरे के साथ तावन कर रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं देयर एंड स्किल्स, अपनी महारतें, ताकि वो प्रोड्यूस कर सकें आखिरी रिज़ल्ट, नताइज फॉर देयर बिजनेस, अपने कारोबार के लिए और ऑर्गेनाइजेशन, अपनी तंजीम के लिए, ठीक है। तो ग्रुप हुज मेंबर वर्क इंटरडिपेंडेंटली ऑन अ स्पेसिफिक गोल, ग्रुप के मेंबर जो कि एक दूसरे पे इन्हिसार करते हुए, डिपेंड करते हुए किसी ख़ास गोल पे काम कर रहे होते हैं, पॉजिटिव सिनर्जी कोऑपरेशन को यूज़ कर रहे होते हैं, अपनी महारतों को यूज़ कर रहे होते हैं ताकि वो प्रोड्यूस कर सकें आखिरी रिज़ल्ट अपने कारोबार के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसको हम वर्क टीम कहते हैं। टीम कैन डू वैरायटी ऑफ थिंग्स। टीम जो है वो बहुत सारे काम कर सकते हैं। दे कैन डिज़ाइन प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट बना सकते हैं। प्रोवाइड सर्विस फराहम कर सकते हैं। निगोशिएट डील, कोई डील है उसमें बातचीत का काम कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट प्रोजेक्ट में ताउन कर सकते हैं। ऑफर एडवाइस एंड मेक डिसीजन, अपना नसीहत कर सकते हैं और डिसीजन बनाने के लिए भी काम आ सकते हैं। तो टीम बहुत सारे काम करती है। प्रोडक्ट का डिज़ाइन बना रहे हैं यानी कि उसकी शेप, स्ट्रक्चर वगैरह या प्रोडक्ट बना रहे हैं। सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आजकल सॉफ्टवेयर हाउसेस वाले हैं, डिफरेंट कंपनियों को डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हैं। डील्स निगोशिएट करने के लिए, जैसे कि प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह होते हैं। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेट करने के लिए, ठीक है, प्रोजेक्ट बनाने की मदद के लिए किसी ख़ास टीम को बुलाया हुआ है। एडवाइस चाहिए, कंसल्टिंग चाहिए या डिसीजन लेनी हो तो इनके लिए काम आते हैं। लेट डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क टीम। चलिए डिस्कस करते हैं कि दूसरी इकसाम क्या है या टाइप्स क्या हैं वर्क टीम के, उसके बारे में। तो नंबर 1 हमारे पास है प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम, मसलों को हल करने की टीम। टीम फ्रॉम द सेम डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनल एरिया दैट्स इन्वॉल्व इट्स एफर्ट टू इम्प्रूव वर्क एक्टिविटीज़ टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ये एक टीम है जो कि सेम डिपार्टमेंट से ऑर्गेनाइजेशन की, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, फाइनेंस है, आईटी है, मार्केटिंग है, प्रोडक्शन है, ऑपरेशंस है। उसी डिपार्टमेंट से ये टीम ताल्लुक़ रखती है, उसी फंक्शनल एरिया से ताल्लुक़ रखती है। उसमें से कुछ मेंबर जो हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। डैट इन्वॉल्व, जो कि अपनी इन्वॉल्वमेंट डालते हैं, अपनी एफर्ट्स डालते हैं कि वो इम्प्रूव कर सकें वर्क की एक्टिविटीज़ को, ताकि वो कोई ख़ास प्रॉब्लम जो है उनको सॉल्व किया जा सके, ठीक है। दूसरा हमारे पास है क्रॉस फंक्शनल टीम वर्क टीम, क्रॉस फंक्शनल वर्क टीम। अ टीम अबाउट 6 to 10 मेंबर। ये ऐसी टीम है जो 6 से 10 मेंबर पर मुश्तमिल होती है। रिप्रेजेंट अ नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शनल एरिया सच एज इंजीनियरिंग, मार्केटिंग, आईटी सेक्टर, जिसमें जो मेंबर हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट या फंक्शनल एरिया से आए हुए होते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, आईटी, फाइनेंस, ऑपरेशन सेक्टर, हर जगह से आए हुए होते हैं, ठीक है। 6 से 10 मेंबर होते हैं। अ प्रोडक्ट डिज़ाइन टीम इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ क्रॉस फंक्शनल टीम। एक प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने की जो टीम होती है वो एक अच्छी एग्जांपल है हमारे पास क्रॉस फंक्शनल टीम के अंदर। टीम इज़ यूजली टेम्परेरी बट कैन वर्क परमानेंट टू। ये टीम जो होती है अमूमी तौर पर टेम्परेरी होती है, लेकिन बाज़ का परमानेंट तौर पर काम भी कर सकती है आगे आने वाले प्रोजेक्ट के अंदर। अब प्रोडक्ट डिज़ाइन में हमें इंजीनियर्स चाहिए जो प्रोडक्ट का डिज़ाइन बनाएंगे, प्रोडक्ट को बनाएंगे, कितना खर्चा आएगा, कितना बजट है, फाइनेंस वाले बताएंगे, प्रोडक्ट की प्रमोशन कहाँ करनी है, किस जगह पे करनी है, मार्केटिंग वाले बताएंगे
सॉफ्टवेयर क्या डालना है आईटी वाले बताएंगे, मीन्स के सारे मिल बांट के प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर रहे हैं। तो क्रॉस फंक्शनल टीम एक अच्छी, ये जो टीम प्रोडक्ट डिज़ाइन टीम एक अच्छी एग्जांपल है क्रॉस फंक्शनल वर्क टीम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है नेचुरल वर्क टीम, कुदरती जो वर्क टीम बन जाती है उसके बारे में है। नॉट वॉलंटरी टीम, ये वो टीम है जो खुद से आगे बढ़ के नहीं आती कि हमें टीम का हिस्सा बनना है। कंपोज्ड ऑफ ऑल मेंबर ऑफ द वर्क यूनिट, ये एक वर्क यूनिट के तमाम मेंबर्स पे मुश्तमिल होती है। मीन्स के एक डिपार्टमेंट या वर्क यूनिट या कोई फंक्शनल एरिया है, ये एक वर्क का पूरा यूनिट है, तमाम मेंबर पे मुश्तमिल होती है। वर्क ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू देयर फील्ड, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट पे काम करते हैं जो उनकी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। सम एम्प्लॉयज़ में नॉट एग्री टू वर्क इन द टीम एंड मैनेजर शुड मैनेज दिस इशू। कुछ एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो टीम में काम करना नहीं चाह रहे होते, तो मैनेजर्स को फिर उनको रिजॉल्व करना होता है इशू को, ताकि वो सारे मिल बैठ के काम करें, उसको मैनेज करना होता है। मीन्स कि आप किसी डिपार्टमेंट में काम करने जाते हैं, आपकी कहीं जॉब लग जाती है सपोज के, फिर किसी डिपार्टमेंट में आपको काम करने के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन आप उस डिपार्टमेंट में काम नहीं करना चाह रहे, आप किसी और डिपार्टमेंट में जाना चाह रहे हैं, लेकिन ज़बरदस्ती भेज दिया गया, अब आपको इस वर्क यूनिट के साथ काम करना पड़ेगा। तो ये मैनेजर की जिम्मेदारी है कि वो आपके लिए यहाँ पे आसानियाँ पैदा करे, ताकि आप इजीली यहाँ पे अपने आप को एडजस्ट कर सकें। लास्ट हमारे पास है सेल्फ मैनेज वर्क टीम। दिस टीम इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ नेचुरल वर्क टीम विदाउट सुपरविजन। ये जो नेचुरल वर्क टीम है उसकी ही एक्सटेंशन है, उसी को फैलाया गया, इसमें कोई सुपरविजन नहीं है। दे आर परफेक्टली एग्जाम्पल ऑफ एम्पावर टीम। इसमें जो टीम मेंबर्स होते हैं वो एम्पावर्ड होते हैं, मीन्स कोई लीडर नहीं होता, सारे अपने फैसले खुद कर रहे होते हैं। दे नॉट ओनली डू वर्क बट आल्सो मैनेज देयर टीम विदाउट मैनेजर। ये सिर्फ काम नहीं करते बल्कि अपने काम को मैनेज भी करते हैं विदाउट अ मैनेजर। तो ये बेसिकली हमारे पास चार टाइप्स हैं वर्क टीम के अंदर। तो यहीं पे हमारा आज का लेक्चर जो है वो दी एंड होता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। यहीं पे अपना लेक्चर ख़त्म करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Management and today our topic is creating effective work team। कि किस तरह से एक मौसर, बेहतर, असरअंदाज वर्क टीम हम बना सकते हैं, उसके बारे में हम ये आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर है मैनेजिंग टीम, और इसका टॉपिक है क्रिएटिंग इफ़ेक्टिव वर्क टीम, कि किस तरह से हम मौसर वर्क टीम जो है वो बना सकते हैं। तो उसके लिए कुछ खसूसियात बताई गई हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स बताई गई हैं जो टीम में होनी चाहिए, तो टीम जो है वो इफ़ेक्टिव बनेगी। तो नंबर 1 हमारे पास है क्लियर गोल्स। अ हाई परफॉर्मेंस टीम हैज़ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गोल्स टू बी अचीव। पहले जो एक अहम बात है वो है कि क्लियर गोल, आपको पता होना चाहिए कि आपकी टीम का मकसद क्या है। अ हाई परफॉर्मेंस टीम हैज़ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गोल टू बी अचीव। एक अच्छी कारकर्दगी करने वाली टीम को मुकम्मल तौर पे पता होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है कि उनका गोल, उन्होंने कौन से गोल जो हैं वो अचीव करने हैं। जब अंडरस्टैंडिंग्स हो गोल्स की तो अचीव करना आसान हो जाता है और ये टीम को इफ़ेक्टिव बनाती है। सेकंड हमारे पास है रेलेवेंट स्किल्स। दूसरी खसूसियत क्या होनी चाहिए टीम के अंदर? रेलेवेंट स्किल, कि वो महारतें होनी चाहिए जो कि उस टीम के लिए ज़रूरी हैं। इफ़ेक्टिव टीम रिक्वायर्ड रेलेवेंट स्किल टू द जॉब। एक जो मौसर टीम होती है उसको चाहिए होते हैं रेलेवेंट स्किल, ताल्लुक़ रखने वाली काबिलियत अपनी जॉब के साथ। इफ़ टेक्निकल एंड इंटरपर्सनल स्किल्स आर गुड देन मैनेजमेंट गोल्स कैन बी अचीव ईजिली। अगर टेक्निकल और इंटरपर्सनल स्किल जो हैं वो अच्छी हैं तो मैनेजमेंट के जो गोल्स हैं वो आसानी से हासिल किए जा सकते हैं। ठीक है, टेक्निकल यानी कि किसी महारत से रखते हुए, यानी कि कोई टेक्निक यूज़ करने की स्किल जो हैं, और इंटरपर्सनल लोगों से बातचीत करने की जो टेक्निक्स हैं या स्किल जो हैं वो आपके पास अच्छी हैं, तो आप मैनेजमेंट के गोल्स आसानी से हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है म्यूचुअल ट्रस्ट। मेंबर के बीच में ट्रस्ट होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। इफ़ेक्टिव टीम हैज़ ट्रस्ट अमंग द मेंबर। जो मौसर टीम होती है उनके मेंबर के बीच में ट्रस्ट होता है, भरोसा होता है। मेंबर बिलीव इन ईच अदर्स एबिलिटी, कैरेक्टर एंड इंटीग्रिटी। मेंबर को यकीन होता है एक दूसरे की एबिलिटी पे, काबिलियत पे, कैरेक्टर पे और उनकी इंटीग्रिटी पे, उनकी क्या कह सकते हैं कि सच्चाई पे उनको भरोसा होता है, उनकी बात पे, उनके कैरेक्टर पे उनको भरोसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या खसूसियात होनी चाहिए? अप्रोप्रिएट लीडरशिप।
Effective leaders can motivate a team to follow them through difficult situations. Effective team leaders are acting as coach and facilitators. They guide and support instead of control. एक इफेक्टिव लीडर जो होता है, एक बेहतर और मौसर लीडर जो होता है, वो मोटिवेट करता है अपनी टीम को कि वो उसको मुश्किल सिचुएशन में भी फॉलो करें और उसको निकाल लें वहाँ से। इफेक्टिव टीम लीडर आर एक्टिंग एज कोच एंड फैसिलिटेटर। जो बेहतर लीडर होता है, एक अच्छा टीम लीडर जो होता है, वो एज अ कोच के तौर पे काम करता है, मीन्स के अपने टीम मेंबर को सिखाता है, और फैसिलिटेटर उनको सहूलतें फराहम करता है, वो उनको गाइड करता है और सपोर्ट करता है, ना कि उन पे कंट्रोल करता है और उनको ज़ोर ज़बरदस्ती करता है, उन पे फोर्स करता है, ये चीज़ें नहीं करता, जबकि उनको गाइड कर रहा होता है, उनको सपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनल एंड एक्सटर्नल सपोर्ट। ठीक है, कि एक इंटरनल और एक्सटर्नल सपोर्ट होनी चाहिए। इंटरनल टीम शुड हैव इंफ्रास्ट्रक्चर मीन प्रॉपर ट्रेनिंग, इंसेंटिव एंड रिवार्ड सिस्टम। टीम को अंदरूनी और बैरूनी सपोर्ट होनी चाहिए। इंटरनली टीम के पास एक सही इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, एक प्रॉपर ढांचा होना चाहिए, मीन्स के प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए उनकी, ठीक तरबियत होनी चाहिए, इंसेंटिव प्लान होना चाहिए, रिवार्ड सिस्टम उनके लिए होना चाहिए। एक्सटर्नल मैनेजर और ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोवाइड नीडेड बैकअप एंड रिसोर्स टू द टीम। और बैरूनी जो मैनेजर या ऑर्गेनाइजेशन है उसको चाहिए कि वो अपनी टीम को प्रोवाइड करे पूरा बैकअप, जो जो रिसोर्सेज उनको चाहिए टीम को फराहम किया जाए। रिसोर्सेज मीन जितना पैसा चाहिए या जो उनको रिसोर्स चीज़ें वगैरह चाहिए अपने गोल को अचीव करने के लिए, वो सारी उन्हें फराहम करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये नंबरिंग में ज़रा इशू है तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, यूनिफाइड कमिटमेंट। ठीक है, यूनिफाइड कमिटमेंट के एक चीज़ के ऊपर सारे इत्तेफाक हों, कमिटेड हों, ठीक है, अपना वादा पूरा करें। मेंबर ऑफ एन इफेक्टिव टीम शो इंटेंस लॉयल्टी एंड डेडिकेशन टू द टीम एंड आर विलिंग टू डू वट एवर इट टेक्स टू हेल्प देयर टीम सक्सेस। मेंबर जो हैं, जो इफेक्टिव टीम के मेंबर होते हैं, वो दिखाते हैं इंटेंस शिद्दत की लॉयल्टी, ठीक है, एंड डेडिकेशन, अपने काम की तरफ डेडिकेट होते हैं और विलिंग होते हैं कुछ भी करने के लिए अपनी टीम की कामयाबी करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास गुड कम्युनिकेशन, बेहतर कम्युनिकेट करना, अच्छे तरीके से बातचीत कर पाना। इफेक्टिव टीम आर कैरेक्टराइज बाय गुड कम्युनिकेशन, यहाँ पे गुड का डी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो जो एक बेहतर टीम होती है उसको पहचाना जाता है कि उनके बीच में कम्युनिकेशन आपस में लोगों की कैसी है। मैसेज कन्वे बाय द मेंबर शुड बी अंडरस्टैंडेबल। जो मेंबर एक दूसरे को मैसेज पहुंचाते हैं वो समझने के काबिल होने चाहिए। मेंबर कैन अंडरस्टैंड एंड ईजिली शेयर देयर आइडिया। मेंबर आसानी से समझ सकें जो शेयर करते हैं वो एक दूसरे को आइडिया। लास्ट हमारे पास है निगोशिएटिंग स्किल्स। इफेक्टिव टीम कैन मेक एडजस्टमेंट दैट हु विल डू व्हाट। मेंबर नीड टू हैव निगोशिएटिंग स्किल्स। जो बेहतर टीम मेंबर होती हैं वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि किसी ने क्या करना है, किस मेंबर ने क्या करना है, आप कर लें, कोई इशू नहीं है। जो मेंबर होते हैं उनमें बातचीत करने की स्किल्स जो होती है वो काबिलियत होती है कि निगोशिएट कर सकें कि अच्छा आप ये कर लें, हम ये कर लें, तो कोई इशू नहीं, एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो ये खसूसियत अगर टीम के अंदर होंगी तो टीम जो है वो इफेक्टिव बनेगी। इसमें नंबरिंग में ज़रा इशू है, 1 2 3 जो हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स होने चाहिए टीम के अंदर वो यहाँ पे है। उसके बाद 7 और 8 लिख दी गई है, जबकि ये पहली स्लाइड आनी थी 4 5 6 की, देन ये आनी थी। तो ये आप जो करैक्टरिस्टिक्स हैं ये ऊपर नीचे कर भी लें, इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है। तो इफेक्टिव टीम के लिए सबसे पहले गोल क्लियर होने चाहिए। जो जॉब के लिए टीम बनाई गई है उसकी स्किल्स हमारे पास होनी चाहिए। मेंबर का म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर। अप्रोप्रिएट लीडरशिप होनी चाहिए, प्रॉपर लीडर होना चाहिए। इंटरनल और एक्सटर्नल सपोर्ट होनी चाहिए टीम को। यूनिफाइड कमिटमेंट होनी चाहिए। गुड कम्युनिकेशन, आपस में अच्छी तरीके से बातचीत करें और निगोशिएटिंग स्किल्स होनी चाहिए। तो ये खसूसियात होनी चाहिए एक वर्क टीम के अंदर जो उसको इफेक्टिव बनाती है। यहीं पे हमारा आज का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। स्लाइड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से लिंक के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।